भेजा फ्राई देवरानी। एकता अपने ससुराल में अकेली होती है, जो कि बातचीत करती है या थोड़ा बहुत बोलती है। बाकी सब तो मानो जैसे गूंगे बहरे हो, कोई कुछ बोलता ही नहीं। एक रोज एकता का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था और वो अपनी सास विनीता से कहती है, मम्मी जी कहीं चले क्या? मेरा मन नहीं लग रहा है। दिन भर खाना खाना, कितना खाना पीना बनाऊं? विनीता कुछ नहीं कहती, बस चुप सी बैठी अपना मोबाइल चलाती रहती है। विनीता से कोई जवाब ना आने पर एकता उसे हिलाकर कहती है, मम्मी जी आप सुन रही हो? कहीं चलते ना, थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। बहुत दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूं मैं। ठीक है, चलो। तो मैं जाकर रेडी हो जाती हूँ। एकता और विनीता घर से निकलती है। पूरे रास्ते पर विनीता एक शब्द नहीं बोलती। एकता का मन चिड़चिड़ा जाता है, मन ही मन वो सोचने लगती है, बेकार में ही आई इनके साथ। इन लोगों के मुंह में तो ताला लगा है, इससे अच्छा तो मैं घर में ही रहती। एकता का खून जलने लगता है। फिर दोनों सास बहू रेस्टोरेंट में जाती हैं। मैं डोसा खाऊंगी, बहू तू अपना देख ले। विनीता डोसा ऑर्डर करके फिर से मुंह कान बंद करके अपने फोन में लग जाती है। एकता भी अपना खाना ऑर्डर करती है और दोनों चुपचाप से खाना खाते हैं। एकता मन में सोचती है, लगता है किसी की मैयत में खा रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा और मुंह झुकाकर बस खाना खाओ। पैसे भी लग गए और खाने का स्वाद भी नहीं आ रहा। अब तो कान पकड़ती हूँ, किसी काम वाली के साथ चली जाऊंगी, लेकिन इन लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। खा पीकर दोनों सास बहू घर वापस चली जाती हैं। एकता अपनी माँ को फोन करके कहती है, क्या मम्मी, कैसे घर में तुमने मेरी शादी करा दी? इससे अच्छा तो मैं कुमार ही रहती। अकेले मन नहीं लगता, और ये लोग हैं कि कुछ बोलते ही नहीं। मुझे ना बहुत तेज गुस्सा आ रहा है मम्मी। बेटा मैंने तो सोचा कम बोलने वाला परिवार है, तुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहस नहीं करेंगे ये लोग। अरे मम्मी, इस तरह तो नहीं रह सकती मैं मायके आ रही हूँ। अरे बेटा ऐसा मत करना, शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर होता है। तू एक काम क्यों नहीं करती, अपने देवर की शादी करवा दे, फिर दोनों देवरानी जिठानी अपने मन का करना। हम उम्र की कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। अरे हाँ, ये सही कहा। आज ही मैं सबको बोलती हूँ और लड़की अपनी पसंद से लाऊंगी। अपनी माँ से बात करके एकता को थोड़ी शांति मिलती है। और रात को जब सब खाने की टेबल पर बैठे थे, तब एकता कहती है, मम्मी जी, अब हमें रवि की शादी करवा देनी चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ इसी लगन में शादी हो जाए तो ठीक रहेगा। हाँ, कल से ही लड़की देखना शुरू करता हूँ। मैं भी अपनी देवरानी को देखने चलूंगी। ठीक है बहू। सब रवि के लिए लड़की देखने लगते हैं। सुरेश जितनी भी लड़की पसंद करता है, सब उसके परिवार के लोगों की तरह ही गूंगी बहरी रहती है। तब एकता कहती है, पापा जी, ये लड़कियां तो मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। मेरी नज़र में ना एक लड़की है, उसे एक बार देख ले क्या? ठीक है, तुम्हारी पसंद भी देख लेता है। एकता अपनी पसंद से लड़की देखने लगती है। फिर उसकी एक दोस्त उसे ईशा के बारे में बताती है और कहती है, यार ईशा में ना सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक ही दिक्कत है उसमें कि बहुत बोलती है। आदमी ना उसकी बकबक से थक जाए। अरे कोई नहीं यार, मुझे तो बोलने वाली लड़की ही चाहिए। गूंगे तो है ही सब मेरे घर में। एकता ईशा के बारे में सबको घर में बता देती है और सब ईशा को देखने उसके घर जाते हैं। ईशा बहुत सुंदर थी, जिसके कारण सब उसके लिए एक बार में ही हाँ कर देते हैं। ईशा और रवि का रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होने के बाद एकता सुकून की सांस लेती है। भगवान ने कम से कम मेरी सुनी तो, नहीं तो मुझे तो लगा था मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। ईशा और रवि की शादी महीने भर बाद हो जाती है और ईशा बहू बनकर विनीता के घर चली आती है। एकता की खुशी का ठिकाना अलग ही लेवल का था। तिवरानी जी, इस कलश को लात मारकर घर के अंदर आ जाओ। भाभी किसको लात मारना है? अरे इस लोटे को, मुझे थोड़ी ना मारोगी। भाभी, वो मैं रिश्तेदार के घर गई थी और वहां भी ना यही रस्म नई बहू से करवाई जा रही थी। उसके कलश में भी चावल था, वो भी गोविंद भोग। ये बासमती लग रहे हैं ना? वैसे किस पैर से मारना है, दाया या बाया? बाया पैर। तुमने जब देखा है फिर भी तुम्हें पता नहीं है? और कलश में चावल भरने की रस्म में ये नहीं लिखा कि कौन से चावल भरने हैं? हाँ लेकिन भाभी मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, फिर भी पूछ लिया आपसे। नॉलेज होना जरूरी है ना। एकता बहुत खुश थी कि कोई तो उसके साथ बात करने वाला आ गया है, ईशा के बारे में बिना जाने। अरे हाँ हाँ, पूछ सकती हो। चलो अब तुम्हारे सारे सवाल पूरे हो गए हो तो अंदर आ जाओ। ईशा लोटे को लात मारकर अंदर आती है और आराम से जाकर बैठ जाती है। एकता उसके पास जाकर कहती है,
ईशा, यहाँ नहीं बैठना है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब रुक जाओ ना भाभी, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं, मुझे थोड़ी देर बैठने दो ना आप। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। भाभी आप ही बैठो ना 10 मिनट, अपनी ट्विनिंग अच्छी होनी चाहिए, तब ना जाकर हमारी बनेगी। एकता बैठ जाती है और ईशा 5 मिनट में ही उसका माथा खा जाती है। भाभी एसी नहीं है क्या यहाँ पर, बहुत गर्मी हो रही है, आप पहले ना एसी लगवा लो, मुझे सारे नियम बता देना क्या क्या करना है। आपको पता है मेरे मायके में ना सब मेरी इतनी तारीफ करते थे कि पूछो मत, सबके मुंह पर बस ईशा ईशा रहता था। ईशा, बहुत देर हो रही है, तुम भी जाकर आराम करो ना, कल तुम्हारी पहली रसोई है। भाभी खाना तो मैं ऐसा बनाती हूँ कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। एक बार मेरे घर में ना मेरे पापा के ऑफिस के कुछ लोग घर आए थे, और मैंने जब खाना बनाया तो वो लोग खाते रह गए। इतनी तारीफ की कि पूछो मत, मैं तो 5 साल की उम्र से ही खाना बना रही हूँ, 5 मिनट में खाना यूं बनाकर रख दूंगी। ईशा एकता को बोलने का मौका ही नहीं देती और उसका माथा पूरा चाट देती है। एकता मन ही मन बोलती है, नींद आ रही है मुझे, और ये एक ही माथा चाट रही है, सब कुछ ऐसे अभी ही जानना है। एकता उठकर खड़ी हो जाती है और ईशा से कहती है, मैं चलती हूँ सोने, हाँ गुड नाइट। एकता अपने कमरे में चली जाती है और इधर ईशा रवि के साथ अपने कमरे में, और फिर से शुरू हो जाती है। रवि ये खिड़की खुला क्यों रखे हो? बंद कर दूंगा अभी। यार हमेशा ना बंद ही रखना चाहिए। ये पर्दे कैसे लगा रखे, मुझे तो एक भी जरा पसंद नहीं आया। ठीक है, तुम आ गई हो ना, तो खुद चेंज कर लेना। वैसे पर्दे कहाँ से लेते हो तुम लोग? ये खिड़की के लोहे में ना रंग कर दो, नहीं तो जंग लग जाएगा। हे भगवान, कैसे हैं यहाँ के लोग, सब मुझे अकेले ही करना होगा, मैं अकेले क्या क्या करूंगी। रवि कुछ नहीं कहता और मुंह पीछे करके सो जाता है। ईशा को इतना बोलने की आदत थी कि वो चुप ही नहीं रह सकती, कभी किसी से तो कभी किसी से बात करती रहती है। उस समय भी ईशा अपनी माँ को फोन करके बात करने लगती है। 1 घंटा बात करने के बाद ईशा सो जाती है। अगले दिन ईशा सुबह एक अच्छी बहू की तरह उठकर नहा धोकर तैयार होती है और विनीता के पास जाकर कहती है, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं, अब मैं आ गई हूं ना, तो अब आप आराम करो पूरी तरह, मैं घर संभाल लूंगी। बहू एकता तुझे सब बता देगी, हाँ। इतना बोलकर विनीता अपने कमरे में चली जाती है। ईशा, जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता है वही बना लो। भाभी मम्मी जी लगता है कम बोलती है ना? अब क्या बताऊं ईशा, इस घर में मम्मी जी ही नहीं सभी कम बोलते हैं। मेरा तो मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। दीदी मैं हूं ना, आदमी घर में एक दूसरे से बात नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? कल हम दोनों ना मूवी चलते हैं। मजा आएगा। चलो अब तुम काम कर लो। भाभी वो तो मैं कर ही लूंगी, 5 साल की उम्र से खाना बना रही हूँ, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं खाना बना सकती हूँ। मैंने तो स्विगो और जोमेटो में रजिस्टर भी करवा रखा है। अरे अच्छी बात है। ईशा नाश्ता बनाकर सबको परोसती है। खाना अच्छा बनाती हो तुम ईशा। थैंक यू जेठ जी। अच्छा है खाना। विनीता ईशा को नेक देती है। मम्मी जी थैंक यू, सबको अपनी अपनी पसंद बता दो, मैं सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। पापा जी आपको क्या पसंद है? बहू मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। मैं चाइनीज खाता हूँ। मैं भी। मैं तो जो बनता है वही खा लेती हूँ। तो मैं दोपहर में क्या बनाऊं? ईशा, तुम कुलचे बना लो। भाभी कुलचे कुछ ज्यादा भारी नहीं हो जाएंगी? अभी भी तेल तेल खाया फिर वापस से तेल। अच्छा ठीक है, तो दाल चावल बना लो। नहीं नहीं नहीं, दाल चावल बहुत प्लेन हो जाएगा। तो आलू के पराठे बना लो। आलू 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 कितना खाएगा आदमी? तो चाउमीन मंचूरियन बना लो। नहीं भाभी, मेरी मम्मी कहती है ज्यादा मैदे से पेट खराब हो जाता है। मैदे से मैं तो दूर ही रहती हूँ और सबको दूर रहना चाहिए। मेरे मायके में ना सब हेल्दी खाना खाते हैं, चना फुलाकर उसमें टमाटर प्याज काट कर खाते हैं। ईशा, यहाँ ये सब कोई नहीं खाने वाला। भाभी मैं ये बना नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ, मुझे जो बनाना है वो बोलोगे वही बना दूंगी। तुम दोपहर में दाल चावल और आलू की सब्जी बना लो। अरे मुझे क्या है, मैं तो बना दूंगी। ईशा पूरा दिन बोलती ही रहती है। इधर एकता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, सोचा था देवरानी आएगी तो उसके साथ मस्ती मजाक करूंगी, लेकिन ये तो ऐसी है कि माथा दुख जाए, इसके साथ आदमी बात भी नहीं कर सकता। विनीता फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। आ जाओ ना, कितने दिन से नहीं आई हो तुम। तभी ईशा वहां आकर कहती है, मम्मी जी किसको आने के लिए कह रहे हैं? अरे वो मेरी बहन है, बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ, तो सोचा उसे बुला लूं।
मम्मी जी मेरी भी मासी थी, वो बहुत अच्छी और सुंदर थी, लेकिन क्या बताऊं उसके ससुराल वाले ना बहुत बुरे थे, दिन भर बेचारी को परेशान करते रहते थे। लेकिन मेरी तरह ना वो एक मर्द पर रहने वाली औरत थी, इसलिए अपने पति को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मुझे तो बचपन से ही सिखाया गया है, पति परमेश्वर है, ससुराल से बेटी की अर्थी ही जाती है। मेरी मौसी ना बेचारी अपनी सास को झेलते झेलते मर गई। अच्छा अच्छा। मम्मी जी फिर तो पूछो मत, हमने भी दहेज का केस कर दिया। ईशा चुप ही नहीं रहती है, बोलती रहती है बोलती रहती है। विनीता थक जाती है और वहां से उठकर चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं, ईशा की बकबक से सब परेशान हो जाते हैं। एक रोज विनीता एकता से कहती है, एकता, कल कुल देवी के मंदिर जाना है, तुम दोनों तैयार हो जाना, हम तीनों सुबह ही 5 बजे निकल जाएंगे। मम्मी जी कहाँ जाना है? मुझे पता तो होना चाहिए कि कहाँ है, कोई पूछे तो मैं बता सकूँ ना। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, कभी तो मुंह बंद रखा करो, सब काम में तुमको बोलना रहता है। अगले दिन तीनों सास बहू बस में चढ़ जाती हैं और एक सीट में एकता और विनीता बैठ जाती हैं और अपने से 4 सीट आगे की सीट पर ईशा को बिठा देती हैं। भाभी मैं अकेली रहूंगी तो आप लोगों का मन कैसे लगेगा? अरे तुम हमारी चिंता मत करो, हम ठीक हैं। एकता ईशा को अलग बिठाकर चैन की सांस लेती है, लेकिन ईशा कहाँ शांत बैठने वाली थी। उससे तो बोलने की इतनी आदत होती है कि किसी से भी बात करना शुरू कर देती है। ईशा के बगल में एक औरत बैठी थी। ईशा उससे पूछती है, आप कहाँ जा रही हैं? जहां तक ये गाड़ी जाती है। ओह अच्छा, मैं भी ना वहीं जा रही हूँ। अच्छा क्या आप मुझे वो खिड़की वाली सीट देंगी? मुझे ना बिना खिड़की की घुटन होती है, वॉमिटिंग। ठीक है आ जाओ। ईशा आराम से विंडो सीट पर आ जाती है और सीट पीछे करके पैर आगे फैलाकर बैठ जाती है। अपने हाथ पीछे कर लेती है तो पीछे वाला आदमी कहता है, मैडम, लग रहा है मुझे। भैया वो मुझे ना वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा पीछे हो जाओ ना। ईशा आराम से बस की सीट को सोफे की सीट समझकर फैल कर बैठ जाती है। ईशा के बगल में बैठी औरत मुंह बंद करके सोने लगती है, लेकिन ईशा उसे डिस्टर्ब करती है। आप सो क्यों रही है? कितना सुहाना मौसम है, मौसम का मजा लीजिए। बात करते करते ना रास्ता भी कट जाएगा और हमारी जान पहचान भी हो जाएगी, क्या कहती हैं? पता है मैं ना बस में पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ, इससे अच्छा ना ट्रेन होता है, आराम से लेट जाओ। आप कुछ बोलिए ना। आप ही बोलिए। पूरा रास्ता ईशा उस औरत का माथा चाट जाती है। अति हो जाती है तो वो औरत बीच रास्ते में ही उतर जाती है। विनीता और एकता ये सब देखकर कहते हैं, एकता, तुमने ही पसंद किया था इसे, अब पूरे घर को झेलना पड़ रहा है। मम्मी जी इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था कि ये इतना बोलती है। थोड़ी देर बाद मंदिर आ जाता है और तीनों सास बहू पूजा करके रात तक घर लौट जाती है। जैसे ही वो तीनों घर पहुंचती है, देखती है कि सुरेश की दूर की बहन सुरभि भी वहां आई हुई है। ननद को देखते ही विनीता का मुंह उतर जाता है और वो कहती है, दीदी कैसे आना हुआ, आपने बताया नहीं था। अब क्या अपने घर में आने से पहले बताना होगा मुझे? मेरे लिए चाय बनवाओ भाभी, और कुछ खाने में भी। विनीता धीरे से बहुओं को कहती है, बहुओं जल्दी से जाकर चाय खाना लेकर आओ इनके लिए। एक बार आ गई तो फिर ये नहीं जाती, परेशान हो जाएंगे अब हम सब। जी मम्मी जी अभी लाते हैं। एकता रसोई में चली जाती है और ईशा सुरभि से बात करने लगती है, बुआ जी अब आए हो तो आराम से 1 महीना रहकर जाना। हाँ, तो मैं कौन सा अभी जा रही हूँ? वही ना बुआ जी। वैसे खाने में क्या बना दे? छोले पूरी। छोले ना फूले नहीं है बुआ जी, आलू की भी कोई सब्जी नहीं बन सकती और प्याज तो हम बना नहीं सकते ना आज। तेल की खाने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी रात को, चावल से सर्दी हो जाएगी ना। तो अब बताओ क्या बनाए? क्या बनाएगी? रहने दे, कल सुबह ही खा लूंगी। ईशा के कारण विनीता और एकता बच जाती हैं और आराम से सो जाती है। अगली सुबह फिर से सुरभि नाटक करने लगती है और ईशा अपनी बातों से उसे इतना दुखी कर देती है कि वो चिड़चिड़ाते हुए कहती है, मैं चली अपने घर। मुझ में ताकत नहीं है तुम्हारी बहू की बकवास सुनने की। कितना बोलती है, किसी को बोलने ही नहीं देती। कहाँ से पकड़ के लाई हो इसे भाभी? बुआ जी मैंने आपको बोलने से कब रोका? आपका घर है, बोलिए जो बोलना है। मैं तो थक गई हूँ, कल से आराम करूंगी। मैं चलती हूँ। बुआ जी ट्रेन से ना हाथ बाहर मत निकालिएगा। मैं भी चलती हूँ ना आपको छोड़ने, मेरी माँ ने कहा था ससुराल में सभी आदमियों से औरतों से अच्छे से व्यवहार करना। सुरभि वहां से 9 दो 11 हो जाती है। उसके जाते ही विनीता चैन की सांस लेती है और कहती है, चलो ईशा कुछ तो काम आई, मैं तो इसे बेकार समझ रही थी। अगले दिन बहू विनीता एकता और ईशा से कहती है,
कल तुम्हारी मौसी सास आने वाली है, बहुत समय से आई नहीं है ना वो। क्या मौसी जी आ रही हैं? ओह, एकता का मुंह बन जाता है। वो मन ही मन कहती है, एक बार आने के बाद मौसी जी जाने का नाम नहीं लेती। काम 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 करते रहो, एक मिनट बैठने नहीं देती। भाभी क्या हुआ, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई मौसी जी के नाम से? कुछ नहीं, ऐसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। मौसी के आने की टेंशन में एकता रात भर सोती नहीं। अगले दिन विनीता की बहन शीतल उसके घर आती है। शीतल को देखकर विनीता के चेहरे पर खुशी आ जाती है और कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए। दीदी, अब बहुओं से सेवा लेने के लिए आना ही पड़ा। अब तो ईशा भी है, काम करवाना होगा ना उससे भी। हाँ हाँ मौसी जी, बिल्कुल आपका ही घर है। एक तो मेरा बैग अंदर रख दो और मेरे लिए चाय बना दो। ईशा बहू, थोड़े मेरे पैर दबा दो, बहुत दुख रहे हैं। जी मौसी जी। ईशा शीतल के पैर दबाने लगती है और कहती है, मौसी जी, आपकी यहाँ मॉल है ना बहुत बड़ा। मैंने सुना है मम्मी जी से, यहाँ तो घूमने लायक एक भी जगह नहीं है। फिर भी पता नहीं यहाँ क्यों आते हैं लोग। पता है मौसी जी, मेरी भी मौसी थी, वो भी ना बहुत सुंदर थी। बस बहू, ये मैंने बहुत बार सुना है। शीतल अभी आई है, बैठने देना उसे शांति से। मम्मी जी, मौसी जी को तो पता ही नहीं है ना। अरे कोई जरूरत नहीं है बताने की। शीतल चाय पीकर नहा धो लेती है। फिर खा पीकर शीतल कहती है, दीदी चलिए, रात को हम बाहर चलते हैं। बहुआ तैयार हो जाना थोड़ी देर में। हाँ, मैं क्या पहनूं मासी जी? सूट या साड़ी समझ में नहीं आ रहा। अब जो कहोगी मैं वही पहनूंगी। मेरी माँ ने कहा है कि ससुराल ही मेरा घर है और यहाँ के लोग के हिसाब से ही मुझे रहना चाहिए। अरे बहू, जो पहनना है पहन। सब घूमने जाते हैं। पूरे रास्ते ईशा शीतल का माथा चाट देती है। मूवी में भी ईशा बक बक करने लगती है और शीतल को मूवी देखने ही नहीं देती। मूवी से निकलकर शीतल कहती है, दीदी कैसी बहू लाई है जो जीने ही नहीं देती। मूवी का टिकट बर्बाद कर दिया मेरा। एक मिनट भी मुझे मूवी नहीं देखने दी। एकता, मेरा पर्स दे और घर में मेरे लिए कुछ खाने को बना दे जा। एकता मन ही मन सोचती है, ईशा थोड़ा और दिमाग का, ताकि मौसी जी भाग खड़ी हो, नहीं तो ये तो मेरा खून पी जाएगी। सब घर पहुंचते हैं और ईशा कहती है, मौसी जी क्या खाना है आपको, वही बनाएंगे हम। पनीर पराठा बना दो। है, वो तो घर में नहीं है मौसी जी। अच्छा तो चाउमीन बना दो, साथ में मंचूरियन। अरे चाउमीन, उसका तो नाम लेना भी पाप है मौसी जी। अब मैदा ना बिल्कुल मत खाओ। एक तो आपकी उम्र है इतनी, पेट में जम गया तो हो गया। मैं ना आपको ये सब खाने नहीं दूंगी। आपको बस उबला हुआ खाना ही खाना चाहिए। मैं आपको चना बना कर देती हूँ। भाभी, मौसी जी के लिए चना बना दो प्याज और टमाटर डालकर। अभी लाती हूँ। चना देकर शीतल से खाया ही नहीं जाता। वो कहती है, दीदी मैं चली अपने घर, तुम ही झेलो ऐसी बहू को। शीतल भाग खड़ी होती है और एकता कहती है, ईशा तो बहुत काम की चीज है। चाटती है तो क्या हुआ, लेकिन कुछ लोगों से बचाती भी है मुझे। चलो, कम से कम इसके डर से कोई आएगा नहीं यहाँ।